दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। रिजर्व बैंक ने फिर झटका दिया है और चेतावनी भी कि अब महंगाई कम नहीं होने वाली है, यानी अच्छे दिन की और एक शुरुआत होने लगी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से आपने बड़ी मुश्किल से जो लोन लिया है ऑटो से लेके घर बनाने तक, उस सब की ईएमआई बढ़ जाएगी। सब चीजों का रेट तो बढ़ रहा है, दाल आटे का भाव सामने आने लगा है। और यही नहीं, सत्ता ने एक बार फिर 17 एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें उद्योगों के लिए कोयला चाहिए। देश में कोयला संकट है, लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है और सरकार कहती है कोई संकट नहीं है। तब सवाल यह है कि इस भीषण महंगाई में आम आदमी क्या करे, क्योंकि कारपोरेट टैक्स में मनमाना छूट और आम लोगों से मनमाना टैक्स वसूली करने वाली यह सरकार जान चुकी है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। सत्ता में बने रहने के लिए उसे किस तरीके से खेल खेलना है। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता में आई। माफ कीजिएगा, राम मंदिर के रास्ते अपनी पार्टी को भव्य बनाते बनाते सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है वह हैरान कर देने वाला है। वह जान चुकी है शायद कि सत्ता में कैसे आया जाता है। 2025 की तैयारी है, जो आरएसएस का 100वां साल होगा। शताब्दी वर्ष आरएसएस मनाने जा रही है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। आरएसएस और भाजपा के संगठन के लोग हो या सत्ता के लोगों के साथ हर जगह लगातार बैठकें हो रही है, जिसकी खबरें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन सत्ता का यह दौर अजीब दौर है और लोग भी शायद अब समझ चुके हैं कि हमने तो हिंदू 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 वाला वोट दिया है, तो फिर सत्ता से दूसरा उम्मीद क्यों करें। शायद इसलिए बहुत सारे हिंदूवादी महंगाई, टुकड़े में बिकते हिंदुस्तान, रद्द होती ट्रेनें और होम लोन से लेकर ऑटो लोन तक की बढ़ती ईएमआई पर खामोशी ओढ़े हुए हैं। वे लोग भी खामोशी ओढ़े हुए हैं जो अपने को, अपने विभाग को चमकाने की बात करते हैं। क्या इस देश में अब जो हिंदू हिंदू करेगा वही सत्ता में आएगा? सवाल महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए और भूल जाइए महंगाई को, भूल जाइए सत्ता की टुकड़े में बेचते सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, क्योंकि यदि इस देश की सबसे बड़ी कंपनी जो हर साल लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार को देती थी, LIC, उसकी बोली शुरू हो गई है, तो आप फिर कल्पना ही ना कीजिए कि किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। क्योंकि 6 महीने के अंदर ही 16 लाख करोड़ की कंपनी 7-8 लाख करोड़ की बना दी गई, मूल्यांकन घटा दिया गया अचानक। तब ये हमारी पीड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि सत्ता अपने हिसाब से चलती है। देश के प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे में हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, मोदी 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 कर रहे हैं। आप भी यही सब करें, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करना है। और मोदी चला गया तो फिर हिंदुत्व नहीं बच पाएगा। यह परसेप्शन जिस तरीके से गढ़ा गया, साथ ही कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के लोगों को हिंदू विरोधी का परसेप्शन गढ़ा गया, वह आपके दिमाग में हावी है। भले ही आप
महंगाई से अभी 2-4 परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा धार्मिक उन्माद का नया खेल खेला जाएगा, आपको फिर हिंदुत्व के नाम से डराया जाएगा और फिर आप वोट दे देना, क्योंकि सत्ता समझ चुकी है वोट कैसे हासिल किया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सब बेकार की बातें हो चली हैं। आप यकीन नहीं करेंगे नफरत का सैलाब किस तेजी से इस देश के कोने कोने में चला गया है। शांत माने जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी किस तरीके का खेल चल रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ छोटे से विवाद में लिप्त कारोबारी को पीट पीट कर 2 व्यवसायी पुत्रों ने रायपुर राजधानी में हत्या कर दी। हालांकि आरोपी एक पकड़ में आ गया है, दूसरा पकड़ने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। आप पार्टी के में न जाएं, उसके प्रभाव में न जाएं। सिर्फ आप ये देखें कि एक छोटी सी बात में किस तरीके से पीट पीट कर एक व्यापारी, एक गरीब लिफ्ट बनाने वाले की हत्या कर दी जाती है। उसके बेटे को पीट पीट कर अस्पताल में भर्ती है। नफरत, इतनी नफरत किसने भरी है लोगों के दिलों में? क्या महंगाई का फ्रस्ट्रेशन है या नफरत की वह राजनीति है? तय आपको करना है कि कैसे कोई इस बेरहमी से गरीब उस लिफ्ट बनाने वाले की पिटाई कर सकता है, छुड़ाने आने वाले बेटे की पिटाई कर सकता है, इस बेरहमी से कि वो मर जाए। आप बहुत सारी बातें हैं जो आपको ही समझना है, आपको ही तय करना है कि सत्ता के इस खेल में आप कितनी भागीदारी बनते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके परिवार को यह सब झेलना होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर निकल चुके हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने एक सीएमओ दुबे को सस्पेंड करके किया, एक बच्ची को गोद में उठा के प्यार भी किया और संगठन के लोगों से भी बूथ तक जाने और कांग्रेस सत्ता के प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। सवाल मुख्यमंत्री के दौरे का नहीं, क्योंकि भाजपा कह रही है कि हालत खराब है, इसलिए मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। हालांकि भाजपा खुद यहां टुकड़ों में बटी हुई है, खुद एकता नहीं है, खुद हालत खराब है भाजपा की, लेकिन राजनीति है, आरोप लगाया जाएगा। तब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश के जमाने से, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उस जमाने से हम ग्राम स्वराज के नाम से तो कभी और कुछ नाम से मुख्यमंत्रियों का दौरा होते देखते हैं, और ऐसा कोई दौरा नहीं होगा जब मुख्यमंत्री ने किसी न किसी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया होगा। उसके बाद जो लोग मुख्यमंत्री को नायक फिल्म का मुख्यमंत्री बताने के लिए कलम चला रहे हैं, चापलूसी की सीमा से को पार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उन सस्पेंड अधिकारियों के बारे में जानकारी ढूंढना चाहिए कि सस्पेंड कर देने के कितने दिनों बाद वह वापस नौकरी में आ गया, उनकी क्या बनी, उनको क्या हमेशा पनिशमेंट मिलता रहा। लेकिन यह सब नहीं ढूंढा जाएगा, क्योंकि पत्रकारिता आज दलाली का धंधा भी बन चुका है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक नारा जो गूंजता था हर प्रेस दिवस या प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, दलालों पत्रकारिता छोड़ो, पत्रकारों दलाली छोड़ो, अब यह नारा कहीं सुनाई नहीं देता, क्योंकि उस तरह के लोग अब कहीं नजर नहीं आते। सबको पूंजी चाहिए, अब तो वकालत भी करते हैं कि सब पैसा कमा रहे हैं तो पत्रकारों को क्यों रोका जाना चाहिए। ये तर्क है उन लोगों के जो जिनकी बातें सुनी जा सकती हैं, जिन्होंने अपने समय में पत्रकारिता को लेकर क्या कुछ नहीं लिखा, वे लोग भी अब इस तरह की बातें करते हैं। तब
सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है? फिर 2.5 साल का, जैसे ही मुख्यमंत्री दौरे पे निकले, स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा भी दौरे पर निकल गए, और जब स्वास्थ्य मंत्री दौरे पे जाएंगे तो 2.5 साल का सवाल फिर पत्रकार पूछेंगे। लेकिन इस बार टीएस बाबा ने जो जवाब दिया है वह भले ही मीडिया के लिए चर्चा का विषय हो, लेकिन आईने की तरह सब कुछ साफ है, समझना होगा। बाबा ने कहा, पत्रकारों के 2.5 साल के सवाल पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व बदलने के सवाल पर कहा कि अब निर्णय का समय आ गया है, जल्द निर्णय हो ही जाना चाहिए। खैर, इन सब बातों का क्या मतलब, क्योंकि बातें तो होनी चाहिए मनरेगा कर्मचारियों की जो आंदोलन कर रहे हैं, बातें होनी चाहिए स्कूली शिक्षा सफाई कर्मियों की जिनके एक आंदोलनकारी की मौत हो गई आंदोलन के दौरान, वे लोग भी बैठे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। बात होनी चाहिए संविदा बिजली कर्मचारियों की जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हर तकलीफ हर दुख सह रहे हैं, उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा होने लगा है। परिवार वाले अलग उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि अब बंद करो आंदोलन, सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली, क्यों मरे जा रहे हो, दूसरा काम धाम देख लो। और ऐसे कितने ही लोग हैं। वन लिपिक कर्मचारी तो अपने ही कार्यालय में धरने पर बैठने लगे, क्योंकि सत्ता ने धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति के जो नियम बनाए हैं वो सरकारी कर्मचारी न माने तो बेचारों की नौकरी चले जाएगी। आम आदमी की बात अलग है, किसानों की बात अलग है। किसानों को अनुमति न दे, आम आदमियों को या दूसरे आंदोलनकारियों को अनुमति न दे तो भी वे बैठ सकते हैं, क्योंकि सत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद यही वजह है कि महासमुंद के झैरकिटी में 10-12 गांव की महिला किसान 70 दिन हो गए आंदोलनरत हैं। उनकी कब सुनेंगे भूपेश सरकार? उनके क्षेत्रों में दौरा कब करेंगे? क्या दौरा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी? उन आंदोलनकारियों के पास क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। मेरा दावा है कि यदि मुख्यमंत्री एक बार आंदोलनकारियों के मंडप में जाके मिल ले तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, वह यह सब क्यों करेगी? शायद यही वजह है कि बस्तर यानी कोंडागांव में डीएफओ पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। गुप्ता कोई है वहां डीएफओ, उसको लेकर कल आम आदमी पार्टी के चंदन श्रीवास्तव, जगदीश नेताम, आशुतोष पांडे सहित कई सारे लोग डीएफओ के सामने लेंटाना उन्मूलन में 1,17,00,000 रुपए के घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया, डीएफओ गुप्ता का घेराव किया कि जो रेंजर है बोयाम और भंडारी खुलेआम आप स्पॉट में जाएंगे तो सब कुछ आईने की तरह साफ दिखाई देने लगेगा। आदिवासियों के नाम से फर्जी रोस्टर बनाया गया और राशि आहरण कर ली गई, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का है। और वे अपने सबूत के तौर पर कागज भी देते हैं, उन आदिवासियों को भी लाते हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला और उनके नाम से राशि निकाल ली गई। लेकिन वह सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं उस क्षेत्र के एक प्रभावशाली कांग्रेसी का संरक्षण है डीएफओ गुप्ता को। तब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि एक्शन में है तो इन सब शिकायतों पर भी त्वरित जांच का निर्णय क्यों नहीं लेते? हमने रायगढ़ का एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को पहले ही बताया कि किस तरीके से जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कई कांग्रेसी बचाव में, आप यकीन नहीं करेंगे कि राजधानी में बैठा एक प्रभावशाली कांग्रेसी
जो एक निगम का अध्यक्ष भी है, उसके रिश्तेदार होने के कारण पुलिस भी उसे बचा रही है, उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। एफआईआर तो बड़ी मुश्किल से हुआ और भाजपा तो एफआईआर में सहयोग करने वाले अपने मंडल पदाधिकारी को भी निलंबित कर दिया। क्या ये खेल भाजपा और कांग्रेस के बीच, इस खेल को लोग नहीं देख रहे हैं? क्या नहीं समझ रहे हैं कि राजनीति किस स्तर तक जा रही है? मुख्यमंत्री एक्शन में, ये खबरें छपती, हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री एक्शन में, बहुत पहले लिख दिया था। लेकिन उस एक्शन का असर तभी माना जाएगा कि जिस अधिकारी को निलंबित किया गया है उस पर हमेशा ही निगाह रखी जाएगी, उसे महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा, तभी तो एक्शन का मतलब है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।